हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि सर जी अकेडमी ने HP टेट के लिए अलग अलग से जो सीरीज शुरू की है या HP टेट के लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें अलग अलग टीचर्स जो हैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के MCQs जो है वो करवा रहे हैं। तो आज उसी से रिलेटेड जो है हम यहाँ पे पॉलिटी की कुछ MCQs डिस्कस करेंगे या कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ आपको 50 के अराउंड MCQs रहेंगे जिनको आपने यहाँ पे देखना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको एक अच्छे स्कोर के लिए या हम बोल सकते हैं कि HP टेट के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें हम फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे है या इस तरह से है कि संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो अगर हम बात करें कि संविधान सभा जब भी हमारा इंडिया का देखें अगर तो हमारा इंडिया का जो संविधान बनाया गया है, इंडिया का संविधान जो है उसको बनाने के लिए अगर हम देखें तो हमारे भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, तो हमारे भारत का संविधान बनाने के लिए सबसे पहले भारत में जो एक मिशन भेजा गया था या एक कमीशन जो भेजा गया था वो था साइमन कमीशन। अब ये जो कमीशन था, अगर हम इस साइमन कमीशन की डेट्स हमेशा याद रखनी है। अगर हम साइमन कमीशन की बात करते हैं कि साइमन कमीशन जो है ये कब भारत आ गया था या फिर साइमन कमीशन जो था, अगर देखा जाए कि साइमन कमीशन जो था ये इंडिया कब आ गया था, इंडिया आने के बाद अगर ये साइमन कमीशन की बात करें, डेट आ जाती है साइमन कमीशन की, तो अगर देखें 1927 की हम बात कर देते हैं। ठीक है, 1927 की अगर हम बात करें तो 1927 में की अगर हम बात करें तो 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन जो था वो भारत आ गया था 1927 में। तो 1927 जो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है साइमन कमीशन की, जैसे हम बात कर रहे हैं तो साइमन कमीशन जो था ये 1927 में भारत आ गया था। हाँ, और साइमन कमीशन में ये आपने ध्यान रखना कि ये पहला कमीशन जो था वो इंडिया भेजा गया था। और क्यों भेजा गया था, ये भारत भेजा गया था भारत का संविधान बनाने के लिए। और जो साइमन कमीशन था ये टोटल 7 मेंबर कमेटी था या 7 मेंबर थे इस टोटल कमीशन में, और 7 के 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से ये कमीशन जो था वो टोटली निग्लेक्ट हो गया था या फिर पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन यहां पे आपको 2 डेट्स ध्यान रखनी है। साइमन कमीशन की हम बात तो कर देते हैं कि साइमन कमीशन जो था 1927 में ब्रिटेन से चल पड़ा था, या फिर सीधी ही मतलब 1927 ही डेट आपको आती है। और अगर हम भारत की बात करें कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंच गया था, 1928 में। तो इस तरह से ये जो कमीशन था टोटली फेल्ड कमीशन था। टोटल 7 मेंबर थे इस कमीशन में और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, जिसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। तो इस तरह से कमीशन आपने ध्यान रखना है। लेकिन फाइनली अगर हम बात करें तो जो हमारा यहाँ पे आंसर C है कैबिनेट मिशन, इसकी हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो C रहेगा, जिसमें हमने कैबिनेट मिशन की बात की है। सेकंड ऑप्शन में हमने क्रिप्स मिशन की बात की है। और ये क्रिप्स मिशन जो था, अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में भारत आ गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आ गया था। और ये जो क्रिप्स मिशन था इसके जो हेड थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो भी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को बनाया गया था। और ये कमीशन जो था भारत में भारत का संविधान बनाने के लिए भेजा गया था। लेकिन ये कमीशन जो था ये भी टोटली रिजेक्टेड था, इसको भी पूरी तरह फेल बोला गया था कि ये टोटली रिजेक्ट हो गया है भारत में। और इस कमीशन को अगर बात करें, महात्मा गांधी ने इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो शब्द हैं, ये भी आ जाते हैं कि इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक जो है वो किस कमीशन के लिए बोला गया था, वो क्रिप्स मिशन के लिए बोला गया था। किसके द्वारा ये शब्द बोले गए हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ये जो कमीशन या हम बोलते हैं कि इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, और इस चेक का या इस जो चेक बोले गए थे, शब्द बोले गए थे महात्मा गांधी के द्वारा, इसमें एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे एक लाइन बोली थी। 2 हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एक हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, और दूसरे आते हैं यहाँ पे पंडित
जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या बोला था क्रिप्स मिशन को कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो 2 व्यक्तियों के नाम पढ़ दिए हम क्रिप्स मिशन में। तो टोटली ये भी रिजेक्ट कर दिया गया था भारतीयों के द्वारा कि हमें अपना संविधान बनाने के लिए इस कमीशन की जरूरत भी नहीं है। बस 2 आपने याद रखने। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पे थर्ड जो है हमारा कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जो है ये हमेशा याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन जो था ये कब भारत आ गया है, 1946 में कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आ गया था। और इस कैबिनेट मिशन में अगर हम बात करें टोटल सदस्यों की, तो टोटल इस कैबिनेट मिशन के जो मेंबर थे वो 3 मेंबर थे। 3 मेंबर कमेटी आया था कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन के जो हेड थे वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो इस कमीशन के हेड थे, कैबिनेट मिशन के। और इसी की सिफारिश पर हमने अपनी संविधान सभा बनाई थी, जिसके बाद भारत का संविधान जो है वो बनाया गया। हाँ, जहां पे अगर हम बात करें तो 3 मेंबर हमने कमेटी बोला है, तो सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो इसके हेड थे। दूसरे जो थे वो थे हमारे AB अलेक्जेंडर। और जो तीसरे मेंबर थे इसमें वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो स्टेफोर्ड क्रिप्स को 1942 में भारत लेकर आए थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ये जो बात करें कि संविधान सभा का निर्माण जो है वो किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है संविधान सभा की पहली सिटिंग जो थी वो कब हुई थी। संविधान सभा की अगर हम बात करें, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो 9 दिसंबर 1946 है, 11 दिसंबर 1946 है, 24 जनवरी 1950 है, 13 दिसंबर 1946 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट सिटिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1950 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग हमारा यहां पे ये जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 की अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो थी वो फर्स्ट सिटिंग हुई थी। और 11 दिसंबर की अगर हम बात करें, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सिटिंग हुई थी संविधान सभा की। और 24 जनवरी 1950 को अगर हम बात करें, जो थर्ड ऑप्शन हमने लिखा है यहाँ पे संविधान सभा की जो लास्ट सिटिंग हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी। और 13 दिसंबर जो 1946 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस दिन संविधान सभा की थर्ड सिटिंग हुई थी। तो टोटल 11 सिटिंग्स हुई हैं, या टोटल 11 सेशंस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिटिंग जो थी वो संविधान सभा के लिए करवाई गई थी। लेकिन जो ये 11 सिटिंग की हम बात करते हैं, ये मेन सिटिंग जो थी वो संविधान सभा के लिए हुई थी। और इसमें से जो हमारा आंसर होगा, संविधान सभा की पहली बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बाकी हमने देख लिया कि 11 दिसंबर को सेकंड सिटिंग रही थी, 13 दिसंबर को थर्ड सिटिंग रही थी, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के लिए जो थी वो लास्ट सिटिंग यहां पे करवाई गई थी। अब यहां से अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन के बाद, या फिर अगर देखा जाए यहां से सेकंड क्वेश्चन के अलावा हम बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन यहां पे रहेगा वो रहेगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। अब हम ऐसे बात करते हैं कि संविधान सभा की अगर देखा जाए कि ये कहां की बात की जा रही है, कि संविधान सभा में टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे, वो थे मूल संविधान। और साथ में यहां पे एक शब्द लिखा गया है मूल संविधान। और मूल संविधान में कि मूल संविधान, जब हमारा संविधान ओरिजिन, मतलब मूल संविधान का यहाँ पे जो मतलब होता है वो होता है ओरिजिन की बात की गई है, कि जब हमारा संविधान जो था वो बन रहा था तो उस टाइम या कितने सदस्य जो थे वो संविधान सभा में लिए गए थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे सदस्य थे वो थे
टोटल अगर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास 380, 389, 322 या फिर 296। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 389 जो मेंबर संविधान सभा के लिए जब भी सिटिंग हुई थी, या अगर हम देखें तो जुलाई हम बोलते हैं जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया था, या हम ये बोल देते हैं कि संविधान सभा के जो इलेक्शंस हुए हैं वो भी जुलाई 1946 में करवाए गए हैं। अब यहाँ पे जो संविधान सभा के लिए टोटल सीटें निश्चित की गई थी वो थी 389 सीटें, लेकिन जो इलेक्शंस हुए हैं वो 389 सीटों पर नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल ये हम बोलते हैं कि संविधान जब हमारा बनाया जा रहा था तो मूल संविधान में जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे, उनकी संख्या कितनी रखी गई थी, तो 389। अब ये जो 389 मेंबर थे इसमें से आपने ध्यान रखना है 296 मेंबर जो थे वो कहां से आ रहे थे, ब्रिटिश प्रांतों से। 296 मेंबर जो 292 मेंबर यहां पे हम करेंगे, ठीक है। टू 92 मेंबर, 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आ रहे थे। 292 में से अगर हम बात करें 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से भेजे जा रहे थे, और जो 4 मेंबर थे वो थे चीफ प्रोविंस एरिया से। अब ये जो 292 सीटें हम बात कर रहे हैं प्लस ये जो 4 सीटें थी, 292 सीटें प्लस 292 सीटें प्लस 4 सीटें जो थी ये हमारे पास थी इलेक्टेड सीटें, ठीक है। ये इलेक्टेड सीटें रही थी, और जो 93 सीटें थी ये यहाँ पे नॉमिनेटेड सीटें थी, मनोनीत जो देशी रियासतों के सदस्यों के द्वारा भेजे जाने थे वो मेंबर थे 93। तो यहाँ पे हमारे पास मूल संविधान की बात करें तो 389 सदस्य जो थे वो निश्चित किए गए थे संविधान सभा के द्वारा। बाकी ध्यान रखना कि इसमें टोटल इलेक्टेड मेंबर, क्योंकि जुलाई 1946 में ही इलेक्शंस होते हैं संविधान सभा के लिए, और यहाँ पे 292 प्लस 4 296 सीटों पर अगर कभी आ जाता है कि 1946 में कुल कितनी सीटों पर इलेक्शंस हुए थे, तो यहाँ पे हमारे पास जो सीटें रहेंगी वो 296, क्योंकि ये वाली सीटें भी इलेक्टेड सीटें हैं, 4 सीटें जो है वो भी इलेक्टेड सीटें हैं। यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो 296 सीटों पर होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी हमने यहाँ पे लिख रखा है। और 382 या 380 जो है इसकी कोई संविधान में ऐसी कोई संख्या निश्चित जो थी वो नहीं की गई थी। तो 292 आपने ध्यान रखने, ऑप्शन नंबर डी जो है हमने यहाँ पे लिखा है ये टोटल इलेक्टेड मेंबर रहे थे हमारे पास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिसमें हमने लिख रखा है 389 सदस्य। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो रहेगा संविधान सभा में 1946 में मुस्लिम लीग ने चुनाव में टोटल कितनी सीटें जीती थी। तो जब हम वही बात कर रहे थे, पीछे भी हमने बोला कि जब संविधान सभा के लिए इलेक्शंस हुए थे, पहली बात तो ये आपने ध्यान रखनी है कि संविधान सभा के लिए पहली बार जो इलेक्शंस करवाए गए हैं वो कब करवाए गए हैं। तो संविधान सभा के लिए पहली बार जो इलेक्शंस हुए हैं वो जुलाई 1946 में हुए हैं, ठीक है। जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए पहली बार इलेक्शंस हुए थे, और ये हमने पीछे सीटें देख ली है कि कितनी सीटों पर रहे थे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जब संविधान सभा में 1946 में इलेक्शंस हुए थे तो मुस्लिम लीग्स ने टोटल जो थी वो कितनी सीटें जीत ली थी। तो 208 सीटों की अगर हम बात करें, 73 सीटों की बात करें, 296 सीटों की बात करें, या फिर 93 सीटों की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही होगा। तो 208 सीटों की हम बात करें जो हमने ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है, या ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया हुआ है, 208 सीटें जो थी वो यहाँ पे जीती थी कांग्रेस सरकार ने, ठीक है। कांग्रेस पार्टी हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने उस टाइम इतनी सीटें जीती थी, 208 सीटें। 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग जीत गई थी। 296 सीटें यहाँ पे लिखी गई है वो टोटल हमारे पास इलेक्टेड सीटें थी, जिसमें से इलेक्शन जिस पर इलेक्शन हो रहे थे। और 93 सीटें अभी हमने पीछे बात की कि ये सीटें जो थी वो नॉमिनेटेड सीटें रखी गई थी, जो देशी रियासतों के सदस्यों के द्वारा नॉमिनेट करके यहाँ पे बेची जानी थी। अब हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा हमारे पास,
वो रहेगा संविधान सभा की पहली सीटिंग जो थी वो कहां हुई थी। तो संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा जो है इसके लिए जो फर्स्ट सीटिंग हुई है या संविधान सभा के लिए जो पहली बैठक संविधान में करवाई गई है वो कब करवाई गई थी, वो तो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर में देख लिया या क्वेश्चन देख लिया कि कब सीटिंग हुई थी, सेकंड सीटिंग कब हुई थी, थर्ड सीटिंग जो थी वो कब हुई थी। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो जो फर्स्ट सीटिंग रही थी संविधान सभा की वो कहां पे करवाई गई थी, यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में, ये काउंसिल चैम्बर उस बिल्डिंग का नाम था, उसमें एक लाइब्रेरी हाउस था जिसमें ये सीटिंग जो थी वो करवाई गई थी। तो क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि संविधान सभा की पहली सीटिंग जो थी वो कहां पे हुई थी, तो ये दिल्ली के काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी हाउस में जो थी वो करवाई गई थी। बाकी कोलकाता, मुंबई की अगर हम बात करें या हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद हम आगे एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि हैदराबाद जो था वो कौन सी देशी रियासत है या फिर इस देशी रियासत का क्या रोल रहा था भारत के संविधान में। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा रहेगा, ये है संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो जो संविधान सभा की पहली सीटिंग थी ये फिर से वही बात, बार बार संविधान में आपको क्या याद रखना है कि संविधान सभा में जब भी हम बात करते हैं तो संविधान सभा की जो पहली सीटिंग रहती है इसमें किन किन लोगों ने, पहली सीटिंग हुई कब, 9 दिसंबर 1946 को कहां पे होती है, अपने दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी हाउस में ये बैठक जो थी, सीटिंग जो थी वो हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की पहली सीटिंग में कौन शामिल नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी रहेगा हमारे पास ए बी दोनों। तो इस की बात करें या इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में जो हमने मुस्लिम लीग लिख रखा है, तो ये जो मुस्लिम्स थे या मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे ये हमेशा से, अब 1946 का टाइम चला हुआ है, 1946 में मुस्लिम लीग या इससे पहले भी मुस्लिम लीग किसकी डिमांड करती रही है, लगातार मुस्लिम जो है वो किसकी डिमांड कर रहा है, अलग राष्ट्र की, अलग देश की। तो एक अलग देश बनाने वाले लोग जो थे या मुस्लिम सदस्य जो थे वो फर्स्ट सीटिंग में इसलिए शामिल नहीं हुए थे कि हमें अपना संविधान इंडिया के संविधान के साथ नहीं बनाना है, हमें देश भी अलग चाहिए, हमें संविधान भी अलग चाहिए। तो मुस्लिम लीग जो था इसके पास एक अच्छा वो था अपने लिए कि हमने इस सीटिंग में शामिल न होकर इसका पूरी तरह से विरोध करना है। तो मुस्लिम लीग इसलिए शामिल नहीं हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में लिखा है हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत है, अब जो हमने पीछे बात की ना 96 जो मेंबर रहे थे वो देशी रियासतों के नॉमिनेटेड मेंबर रहे थे, तो हैदराबाद जो थी ये भी हम बोल सकते हैं कि देशी रियासत थी, ठीक है, देशी रियासत थी। और देशी रियासत जो थी ये उस टाइम, मतलब हैदराबाद जो था अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती थी, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था हैदराबाद के पास। तो हैदराबाद में उस टाइम निजाम काम किया करते थे। तो निजाम जो थे उस टाइम वो क्या बोलते थे कि हमें भी भारत में शामिल नहीं होना है, हमें अपना एक अलग राष्ट्र बनाना है। इसलिए हैदराबाद जो थी ये भी उस टाइम भारत की फर्स्ट सीटिंग, जब संविधान की पहली सीटिंग करवाई जा रही थी तो यहाँ पे ये लोग भी शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद, ध्यान रखना बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि एकमात्र 3 देशी रियासतें हम पढ़ते हैं जो मेनली भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। हैदराबाद जो थी ये ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा की पहली सीटिंग 9 दिसंबर को शामिल नहीं हुई थी। और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद को शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। पोलो ऑपरेशन के द्वारा रातों रात सैन्य कार्यवाही के दौरान हैदराबाद जो था उसको भारत में शामिल कर लिया गया था। एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो हमने ऑप्शन नंबर सी पे लिख रखा है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर जो था इसकी अगर हम बात करें ये भी भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। जो जम्मू कश्मीर था ये भारत में शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था ये पाकिस्तान, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस टाइम मुस्लिम लोग ज्यादा थे, तो जम्मू कश्मीर जो था ये क्या बोलता था कि हमें अलग से बनना है या हमें पाकिस्तान में शामिल होना है, क्योंकि मुस्लिम लोग थे वहां पे, मुस्लिम जो जनसंख्या वो ज्यादा थी। तो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर भी क्या बोलता था कि हमें कहाँ पे शामिल होना है,
पाकिस्तान के अंदर शामिल होना है, लेकिन उसी टाइम पाकिस्तान के द्वारा इनके ऊपर अटैक कर दिया गया था, जिसकी वजह से फिर वहां के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, जम्मू के जो राजा थे राजा हरि सिंह, उन्होंने अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके साथ मिलकर बिले पत्थर पर जो थे वो साइन कर दिए थे। तो जो जम्मू कश्मीर है उसको इस तरह से भारत में शामिल किया गया था। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास देशी रियासत रहती है वो थी जूनागढ़। तो जूनागढ़ जो था उसके लिए वोटिंग करवाई गई थी। तो 3 चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के किस राजा ने बिले पत्र पर साइन कर दिए थे? तो वो था राजा हरि सिंह। तो इस तरह से हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा हमारे पास, वो है कैबिनेट मिशन के कुल कितने सदस्य थे। अगर कैबिनेट मिशन की हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन जो था इसमें टोटल कितने मेंबर थे। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था ये हमने देख लिया है, लेकिन कैबिनेट मिशन में टोटल मेंबर कितने थे? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 3, 5, ऑप्शन सी है 8 या ऑप्शन डी जो है वो 7। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। क्योंकि जब हमने बोला था कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले जो कमीशन इंडिया भेजा गया था वो हमारे पास था साइमन कमीशन, फिर क्रिप्स मिशन, उसके बीच भी कमीशन आए हैं, लेकिन वो आपने इतने ध्यान नहीं रखने क्योंकि टेट का लेवल जो है इतना डीप नहीं रहता है। आपने साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन जो था ये इंडिया आया था, जिसकी सिफारिशों पर ही भारत ने अपनी संविधान सभा जुलाई 1946 में बना ली थी। और इसमें हमने देखा था कि वहां पे हमने बोला था कि 3 मेंबर थे, एक हेड थे, टोटल 3 मेंबर थे। लेकिन अगर अध्यक्ष को निकाल के अध्यक्ष को बोल दें कि सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो इसके हेड थे, अगर उनको निकाल के या उनके अलावा इसमें कैबिनेट मिशन में टोटल कितने मेंबर थे? तब 2, ठीक है, टोटल 3 थे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन रहेगा जिसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं संविधान सभा में नॉमिनेट सदस्यों की संख्या कितनी थी। जो नॉमिनेट मेंबर थे संविधान सभा में, जो मनोनीत करके सदस्य भेजे गए थे, उनकी जो संख्या थी संविधान में वो कितनी थी? तो ये अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास जो टोटल मेंबर भेजे गए थे वो संविधान सभा में, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, मूल संविधान में पढ़ते हैं, मूल संविधान में हमारे पास इतने मेंबर थे और उन सदस्यों में से कितने शामिल हुए थे वो सारा हम पढ़ते हैं। या फिर ये हम पढ़ते हैं कि ये जो टोटल मेंबर्स थे बाद में कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर साइन कर दिए थे। सिंपल आपके लिए जो है वो आपने यहां तक ध्यान रखना है कि संविधान सभा में इलेक्टेड मेंबर कितने थे, टोटल मेंबर कितने थे और लास्ट सिटिंग में कितने सदस्यों ने साइन कर दिए थे, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास संविधान सभा में नॉमिनेट सदस्यों की संख्या थी। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है स्टार्टिंग में या हमने बीच में थोड़ा सा देखा था जब हमने बोला था कुल सदस्यों की बात, तो 73 मेंबर जो थे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, ये जो मेंबर थे वो मुस्लिम लीग ने इतनी सीटें जीती थी जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे। संविधान सभा के लिए टोटल जो 296 ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ये टोटल इलेक्टेड सीटें रही थी। सी ऑप्शन में 93 सीटें जो थी ये नॉमिनेटेड सीटें थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी सेम वही है कि ये जो 389 मेंबर जो थे वो संविधान सभा के टोटल मेंबर रहे थे जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था या संविधान सभा के कुल सदस्यों की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा वो रहेगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष जो था वो किसको बनाया गया था, या फिर प्रारूप संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसको पांडुलिपि लेख भी बोलते हैं, इसके जो हेड थे वो कौन बनाए गए थे। अब ये जो बड़ी बात ये आपने ध्यान रखनी है कि जब संविधान की 3rd सिटिंग हुई थी उसके बाद संविधान सभा को सही ढंग से चलाने के लिए छोटी छोटी कमेटियां या समितियां यहां पे गठित कर दी गई थी और उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास सही रहेगा, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके हेड थे, अध्यक्ष थे। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की या फिर प्रारूप समिति की, अगर कभी आ जाता है तो 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया था, या इसको एक कमेटी बना दिया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इसके जो हेड बनाए गए थे वो हमने देख लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके जो हेड यहाँ पे बनाए गए थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के परमानेंट हेड बनाए गए थे। और अगर बात की जाए कब बनाए गए थे, तो जब संविधान सभा की सेकंड सिटिंग हो रही थी 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये हमारी जब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वहां पे इनको प्रधानमंत्री का या विदेश जो मामले थे उनका हेड बनाया जाता है। एच.सी. मुखर्जी जो लास्ट में हमने ऑप्शन नंबर डी में लिख रखे हैं, यह एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो थे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और ये भी किस दिन बनाए गए थे, सेकंड सिटिंग को 11 दिसंबर 1946 को। और एक साथ में आपको यहां पे और बता देती हूं, 11 दिसंबर 1946 की हम बात कर रहे हैं तो 11 दिसंबर 1946 को ही बी.एन. रॉय जो थे इनको संविधान सभा का संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया था। दो चीजों में कंफ्यूजन होता है हमेशा, बी.एन. रॉय और एक आपके एम.एन. रॉय। बी.एन. रॉय कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक अध्यक्ष थे जो 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। एक थे एम.एन. रॉय जो संविधान सभा के, हम बोल सकते हैं एम.एन. रॉय जो थे वो संविधान सभा के वो सदस्य थे जिनके माइंड में, जिनके दिमाग में 1934 को सबसे पहले संविधान सभा का जो था वो आइडिया आया था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो ये आइडिया रहा था एम.एन. रॉय का। बी.एन. रॉय जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार एडवाइजर बनाए गए थे। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी रहे थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी हेड बनाए गए थे संविधान सभा के। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। अब हमने स्थायी अध्यक्ष पीछे पड़े कि संविधान सभा जो थी इसके जो परमानेंट हेड बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था, तो ये बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी जो हेड थे वो किसको बनाया गया था। तो संविधान सभा के जो अस्थायी हेड की हम बात करते हैं तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये संविधान सभा के क्या बनाए गए थे, टेम्परेरी हेड बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। और भीमराव अंबेडकर, अभी हमने पढ़ा है कि भीमराव अंबेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या रहे थे, हेड रहे थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक, ठीक है, संविधान का जनक कहें, संविधान का पिता कहें, आधुनिक मनु कहें, ठीक है। ये किसके लिए बोले गए हैं, भीमराव अंबेडकर के लिए बोले गए हैं। और भीमराव अंबेडकर जो थे इन्हीं के द्वारा संविधान सभा जो था या संविधान का को बनाया गया है संविधान की, इसलिए इनको पिता बोलते हैं, जनक बोलते हैं, आधुनिक मनु भी बोलते हैं। और भीमराव अंबेडकर ने, जो हमने पीछे थोड़ा सा बात की ड्राफ्टिंग कमेटी की या प्रारूप समिति की, तो ये जो प्रारूप समिति थी इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था, इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था वो हमने पीछे एक व्यक्ति पढ़े बी.एन. रॉय, वो उनके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। बी.एन. रॉय जो हमने बोला था ना एडवाइजर थे संविधान सभा के, तो ये जो एडवाइजर थे संविधान सभा के इनके द्वारा ही क्या किया गया था, प्रारूप समिति का, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो था वो डिजाइन तैयार किया गया था, ठीक है। बी.एन. रॉय जैसे हमने यहां भी लिख रखे हैं। तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी कि ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे ये हमारे 9 दिसंबर को हेड बनाए गए थे, ठीक है, जब फर्स्ट सिटिंग हो रही थी संविधान सभा की। चलिए अब है हमारे पास मौलिक अधिकारों की मांग। संविधान मौलिक अधिकारों की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इनकी डिमांड की अगर हम बात करें तो इनकी डिमांड जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
की गई है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो कराची जो है इसका सही ऑप्शन रहेगा। लाहौर की अगर बात करें या दिल्ली की बात करें, मुंबई, मतलब कि आईएनसी के सेशन जो है वो काफी जगहों पर हुए हैं, लेकिन जो हमारा 1931 की हम बात करें, 1931 की बात करें, तो ये सेशन हो रहा था कराची में और इसमें पहली बार डिमांड की गई थी फंडामेंटल राइट्स की। और इस अधिवेशन के जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इस तरह से कराची अधिवेशन जो था वो 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इसी कराची अधिवेशन में जो थी वो डिमांड की गई थी पहली बार मौलिक अधिकारों की आईएनसी सेशंस में। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो रहेगा वो इस तरह से है, मौलिक अधिकार एवं माइनॉरिटी वर्ग, या हम बोल सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वर्ग जो है इसके जो हेड बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुचेता कृपलानी। तो जो मौलिक अधिकार या फिर अल्पसंख्यक समिति थी इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे हम अगर देखें नेक्स्ट की बात करें तो सरदार ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये परमानेंट हेड बने थे 11 दिसंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट में हमने पढ़े हैं। सुचेता कृपलानी जो हमने यहाँ पे लिखी है ये संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा में टोटल 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि जो महिलाएं शामिल थी संविधान बनाने के लिए ये टोटल 15 महिलाएं शामिल थी। टोटल जो एससी पॉपुलेशन थी या टोटल चलो आता तो नहीं है लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टोटल जो एससी पॉपुलेशन थी वो 26 थी और टोटल जो एसटी पॉपुलेशन थी वो 33 थी। तो 15 महिलाओं की बात करें तो उन 15 महिलाओं में सुचेता कृपलानी भी शामिल थी। तो इस तरह से मौलिक अधिकार या फिर अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां पे बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है प्रारूप समिति में फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की गई है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने सदस्य थे, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी रही थी संविधान सभा की इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया गया था। और इस कमेटी के गठन के बाद सरदार वल्लभ भाई जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के हेड बना दिए गए थे, अध्यक्ष बना दिए गए थे भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर के अलावा अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे कुल सदस्यों की बात की गई है ना, तो टोटल जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी 7 मेंबर कमेटी थी, हेड थे इसके भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो थे वो इसके हेड थे, टोटल 7 मेंबर थे। लेकिन आपने अब ये ध्यान रखना कि अगर भीमराव अंबेडकर को निकाल के पूछें कि भीमराव अंबेडकर के अलावा इसमें टोटल कितने मेंबर थे तो टोटल हमारे पास कितने बच जाते हैं 6 मेंबर। तो इस तरह से भी ध्यान रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी प्रारूप समिति जो थी उसमें टोटल कितने मेंबर थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारे पास है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में कहां से किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में अगर हम बात करें कि संविधान सभा जो थी इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनका चुनाव जो है वो कहां से किया गया है। भीमराव अंबेडकर जैसे इनको संविधान का जनक बोलते हैं, संविधान का पिता बोलते हैं, आधुनिक मनु बोलते हैं, आधुनिक मैन बोल देते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जो थे इनकी अगर हम देखें तो भीमराव अंबेडकर जो थे इनका चुनाव संविधान सभा में कहां से किया गया था। तो अब 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, एक हमने मुंबई यहां पे लिख रखा है और दूसरा हमारा वेस्ट बंगाल है, तीसरा ऑप्शन जो है वो दिल्ली और चौथा जो है वो हैदराबाद। तो यहां पे अगर हम देखें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल से भी आपके जो भीमराव अंबेडकर थे इनका चुनाव किया गया था, लेकिन जब आपको अविभाजित भारत की बात आ जाएगी तो
आपने वेस्ट बंगाल लगाना है कि अविभाजित भारत, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो अविभाजित भारत, ठीक है, अविभाजित भारत में भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहां से किया गया था? तो ये वेस्ट बंगाल से किया गया था। लेकिन जैसे ही तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अविभाजित भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इनका चुनाव कहां से किया गया था, तब हमने वेस्ट बंगाल लगाना होता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में कहां से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही होगा। क्योंकि जब ये अपना वेस्ट बंगाल वाला एरिया था, विभाजन होने के बाद ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया विभाजन होने के साथ ही पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद दोबारा इनका इलेक्शन हुआ है मुंबई से। तो अगर आपको सीधा क्वेश्चन रहता है तो आपने मुंबई लगाना है, लेकिन साथ में अगर अविभाजित भारत दिया गया है तब आपने यहाँ पे वेस्ट बंगाल लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो रहेगा वो है प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। जैसे ही प्रारूप समिति की हम बात कर रहे हैं तो प्रारूप समिति जो थी, इसके जो सदस्य थे, टोटल 7 मेंबर कमेटी थी और 7 मेंबर कमेटी जो थी इसमें डीपी खेतान भी एक सदस्य थे। और ये एकमात्र टोटल 7 सदस्यों में एकमात्र ऐसे सदस्य रहे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। और 1948 में अगर कभी डेट आ जाती है तो 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ के बाद जो थे वो टी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के नए हेड बनाए गए थे। नए सदस्य, हेड नहीं बोल सकते, सदस्य बोल सकते हैं, क्योंकि हेड तो इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे। तो टी कृष्णामाचारी जो थे वो डीपी खेतान की डेथ के बाद नए सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। एन माधव राव की बात करें तो माधव राव जो थे ये भी मूल प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। वीएल मित्र की यहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बीएल मित्र की मृत्यु, सॉरी, एकमात्र सदस्य बीएल मित्र जो थे वो ऐसे सदस्य रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद जो थे वो माधव राव इसके नए सदस्य बने थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे ये पहले से प्रारूप समिति के सदस्य थे। गोपाल स्वामी आयंगर जो थे ये भी पहले से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो नेक्स्ट बात कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, वो रहेगा अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जो अंतरिम सरकार थी इसका गठन अगर हम देखें तो किस वर्ष इसका गठन किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 1946, 1945, 48 ना फिर 1937। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास सही। और यहाँ पे 1946 की बात करें तो 1946 24 अगस्त की प्रॉपर अगर हम बात करें तो 24 अगस्त को संविधान के लिए या संविधान सभा के द्वारा एक इंटरिम सरकार बनाई गई थी। और 2 सितंबर को बात करें, 2 सितंबर 1946 को कुल यहाँ पे 12 सदस्यों ने शपथ ग्रहण करी थी। और ये जो 12 सदस्य थे इसमें से एक हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे वो इसके क्या बनाए गए थे, हेड बना दिए गए थे। और इसके अलावा प्रारूप समिति अपने अंतरिम सरकार में टोटल 11, मतलब कि सीधा क्वेश्चन है कि अगर आपको पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में टोटल कितने सदस्य ने शपथ ग्रहण की थी, तो टोटल 12। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ टोटल कितने लोगों ने ओथ ग्रहण की थी, तो टोटल हमने 11 लगा देने हैं। और ये भी ध्यान रखना कि इस इंटरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी शामिल किया गया था, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं थे। मुस्लिम सदस्य तो थे शामिल, लेकिन मुस्लिम लीग के इसमें कोई भी सदस्य शामिल नहीं थे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 26 अक्टूबर 1946 को 5 सदस्य जो थे वो इसमें मुस्लिम लीग के जो थे वो शामिल किए गए थे। तो नेक्स्ट बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो रहेगा, संविधान सभा पर कुल कितने सदस्यों ने साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे, और किस दिन किए थे ये भी आपने
ध्यान रखना है। तो संविधान सभा पर कुल कितने सदस्यों ने साइन किए थे, तो ये अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। 284 जो मेंबर थे इन्होंने संविधान सभा पर साइन कर दिए थे। और स्टार्टिंग में हमने मूल संविधान में देखा कि 389 मेंबर थे, 89 के बाद जो थे इसमें 296 सीटों पर इलेक्शंस हुए थे। जब हमारा संविधान लास्ट में बनके तैयार हो गया था, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट जब सिटिंग होने वाली थी, तो उस टाइम के दौरान लास्ट में अगर देखा जाए तो 299 सदस्य वहां पे रह गए थे। ठीक है, लास्ट में जब हमारा संविधान लगभग बन गया था तो उस टाइम जो सदस्य थे वो थे हमारे पास 299 सदस्य। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि संविधान सभा पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, वो कर दिए थे 284 सदस्यों ने। और कभी डेट अगर आपको आ जाती है तो 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, उस दिन 284 सदस्यों ने इस पर साइन कर दिए थे। तो ये डेट भी आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो यहां पे अगर देखा जाए बात की गई है स्वतंत्र भारत की। भारत आजाद हो चुका है, स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद बनाए गए थे। और यहाँ पे पहला ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, जो इंटरिम गवर्नमेंट में भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री। मतलब कि अगर आपको ये दिया गया है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, या फिर अंतरिम सरकार में या अविभाजित भारत में पहले शिक्षा मंत्री, तो सी राजगोपालाचारी। और यहां पे जो ऑप्शन नंबर बी है राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वतंत्र भारत की जब पहली बार सरकार बनी थी तो इनको यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। जॉन मथाई जो थे इनको स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री बनाया गया था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की हमने बात कर ली कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री किसको बनाया गया था। ठीक है, कि स्वतंत्र भारत जो है इसके पहले जो विधि कानून मंत्री रहे थे ये किसको बनाया गया है, या फिर ये जो प्रोविजन, हाँ ये भी ध्यान रखना कि कानून विधि बनाने का जो प्रोसेस है, विधि या कानून बनाने की जो प्रक्रिया हमने कहां से बोरो की है, तो ये की है हमने ब्रिटेन के संविधान से। दो चीजें आती हैं यहाँ पे, एक विधि निर्माण की प्रक्रिया कि कानून किस तरह से बनाना है, विधि निर्माण, तो ये हमने कहां से बोरो किया है, ब्रिटेन से। एक हम पढ़ते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये हमने जापान, दोनों चीजें अलग अलग कंट्रीज से हमने बोरो की है, तो दोनों को ध्यान रखना। विधि निर्माण ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित क्रिया जापान के संविधान से हमने बोरो कर ली है अपने संविधान में। टोटल लगभग हमने 60 देशों का संविधान पढ़ा है, उसके बाद ही इंडिया ने अपना संविधान जो है वो बनाया है। और एकमात्र कंट्री, ये भी ध्यान रखिएगा, एकमात्र कंट्री जहां से हमने अपने संविधान में कुछ भी बोरो नहीं किया है वो है चाइना। और 1935 का जो एक्ट है उससे हमने सबसे ज्यादा पार्ट अपने संविधान में बोरो किया है, लगभग 75% पार्ट जो है यहां से हमने अपने संविधान में बोरो किया है। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो विधि मंत्री थे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भीमराव अंबेडकर। जगजीवन राम जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले लेबर डिपार्टमेंट के या श्रम विभाग के मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य डिपार्टमेंट दिया गया था इनको। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो थे वो यहाँ पे रहे थे। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के द्वारा अपना जो संविधान है इसको कब अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो देखिए 26 नवंबर 1949 को दिया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को अगर हम बोले तो हमारा संविधान जो था वो लागू एग्जीक्यूट कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट सिटिंग हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की थर्ड सिटिंग जहां पे जो करवाई गई थी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। जब भी आपको मूल शब्द आ जाता है
तो मूल शब्द में आपने क्या ध्यान रखना है कि ओरिजिन की बात की गई है, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं हो रही है, ओरिजिन की बात हो रही है। तो मूल संविधान में जो हमारे पास शेड्यूल थे वो थे 8 शेड्यूल, और बी ऑप्शन जो हमने 12 लिख रखा है ये प्रेजेंट टाइम की बात है कि वर्तमान समय में हमारी जो संविधान है उसमें कितनी शेड्यूल्स हैं या कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये है 12। और 22 जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये 22 भाषाओं की संविधान में बात की गई है, 8 शेड्यूल में बात की गई है 22 भाषाओं की। और जो 14 हमने यहाँ पे लिख रखा है ये 14 जो भाषाएं थी, ये भी हम बोल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जब हमारा संविधान जो था वो मूल संविधान जो था वो बन रहा था या बन के तैयार हो गया था, तो उस टाइम जो उसमें भाषाएं शामिल की गई थी वो 14 भाषाएं शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ठीक है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोनों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को दोनों को ही संविधान सभा के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हमने एक 22 जुलाई यहाँ पे एक डेट लिखी है, 22 जुलाई 1947 की अगर बात करें तो इस दिन जो हमारा झंडा है, तिरंगा जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। और 22 मार्च 1957 हमने एक डेट लिख रखी है, तो 22 मार्च को राष्ट्रीय पंचांग की अगर हम बात करें या राष्ट्रीय कैलेंडर की हम बात करें तो इसको संविधान सभा के द्वारा संवैधानिक दर्जा जो था यहाँ पे प्रदान किया गया था। बाकी 26 जनवरी को हम पढ़ चुके हैं कि इस दिन हमारा संविधान जो था वो एग्जीक्यूट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। हाँ, एक चीज और आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि हमारा जो संविधान था ये लागू तो कर दिया गया, लेकिन 26 नवंबर की अगर हम बात करें, जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है, हम यही बोलते हैं कि हमारा संविधान जो था वो किस दिन बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को लास्ट सिटिंग होती है जाके हमारे संविधान की 24 जनवरी 1950 को। तो जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर का दिन जो है वो संविधान दिवस या संविधान सभा के द्वारा, या हम अभी ये बोल सकते हैं कि 2015 से अभी जो है वो 26 नवंबर का दिन संविधान सभा के रूप में हमने जो है वो या संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो है, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत के राष्ट्रपति चुना गया था? अब यहाँ पे देखिए, संविधान सभा द्वारा, अब यहाँ पे वैसे तो नॉमिनेट ही किए गए थे, कोई इलेक्शंस वगैरह तो नहीं हुए थे। संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपको बाई इलेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बाई इलेक्शन आपको आ जाता है, यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो संविधान सभा की लास्ट सिटिंग जब हो रही थी 24 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति जो थे वो बना दिए गए थे। लेकिन बाई इलेक्शंस के द्वारा अगर हम बात करें तो बाई इलेक्शंस 1952 से लेके 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो टोटल अगर हम 1950 से काउंट करते हैं तो लगातार 12 साल ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी 26 नवंबर 26 जनवरी की हम बात कर चुके हैं, तो संविधान सभा में 22 जनवरी का तो कोई काम ही नहीं है। तो इस तरह से आपने ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो रहेगा वो रहेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का, वो हमने कहां से वो किया हुआ है या किस देश के संविधान से लिया हुआ है। तो ये जो प्रोविजन है संविधान सभा में जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमने ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली हुई है। और उसके अलावा जैसे हम आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और जो रह जाएगा, जैसे हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो हमने क्वेश्चन रखे हैं ऐसे वाले जो आपको बताए जाएंगे कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या वो किया है। बाकी हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने एक तो अमेंडमेंट ली हुई है। अंडर आर्टिकल कभी आ जाता है कि किस आर्टिकल के तहत जो है वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो आर्टिकल 360, और अगर आपको पार्ट आ जाता है तो पार्ट 20,
ठीक है, इसके सिर्फ एक ही आर्टिकल है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है और संसद संशोधन कर सकती है। राइट किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें बाकी, चलो हम यहाँ पे बाकी ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे कुछ हमने क्वेश्चन ऐसे रखे हुए हैं जिसमें आपको यूएसए, ब्रिटेन या कनाडा के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने किस कंट्री से बोरो की गई हैं या किस कंट्री से ली गई हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, मौलिक कर्तव्य जो है, हमने यूएसएसआर से या रशिया के संविधान से लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और बाकी ब्रिटेन, फिर वही बात की हमने क्वेश्चन ऐसे लिए हुए हैं जो आपको यूएसए या ब्रिटेन के बारे में अगर हम आगे बात कर सकते हैं, इनके बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे इन चार ऑप्शंस की। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 जो है, आर्थिक नियोजन का प्रावधान, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये हमने कौन से संविधान से ली हुई है? या फिर अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन की तो ये भी हमने कहां से लिया हुआ है? रशिया के संविधान से। अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक वो बना था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और इस योजना आयोग का काम क्या होता है? प्लान बनाना, 5 ईयर प्लान बनाना, 5 साल के लिए योजना बना देना। और 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो इस नीति आयोग का काम क्या है कि हर 5 साल के लिए जो है वो देखना कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से काम किया जा सकता है। तो ये जो आर्थिक नियोजन या प्लानिंग का सिस्टम जो है ये हमने रशिया के संविधान से अपने संविधान में बोरो किया हुआ है। मतलब हम वही बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान जो है वो हमने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद बनाया, लेकिन हमने चाइना के संविधान से अपने संविधान में कुछ भी शामिल नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, प्रस्तावना के शब्द। ठीक है, अब देखिए 2 तरह से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। एक तो हम प्रस्तावना के शब्द, यहां पे जो क्वेश्चन हमने लिख रखा है, एक प्रस्तावना के शब्द, एक प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम प्रस्तावना के शब्दों की बात करें तो प्रियम्बल के जो शब्द हैं वो हमने लिए हैं यूएसए से। और अगर आपको कभी ये भी आ जाता है कि प्रियम्बल का जो आइडिया रहा है ये भी कहां से आया है? यूएसए के संविधान से, कि एक प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रस्तावना के शब्द और प्रस्तावना का आइडिया दोनों ही यूएसए के संविधान से रहे हैं। लेकिन जब आपको आ जाता है प्रस्तावना की भाषा तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही रहेगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आपातकालीन शक्तियों की, इमरजेंसी पावर्स की। इमरजेंसी पावर्स जो हैं इसके दौरान आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है 2021 को छोड़ के सभी खत्म कर दिए जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं। तो अगर देखें इमरजेंसी जो आपातकालीन शक्तियां हैं इसका प्रोविजन जो है हमने कहां से लिया हुआ है? तो ये हमने लिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग जर्मनी के वाइमर संविधान को। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो हमने चीज बोरो की है अपने संविधान में वो हमने जर्मनी के संविधान से बोरो की है। साउथ अफ्रीका, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने अमेंडमेंट ली हुई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। और इसके अलावा जो है हम बोल सकते हैं कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है, तो कनाडा की हम आगे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा द्विसदनीय व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान जो है हमने अपने संविधान में कहां से लिया हुआ है? तो ये जो हमने चीज ली हुई है ये हमने ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग ब्रिटेन के संविधान से ली हुई है। द्विसदनीय व्यवस्था जो है हमने ब्रिटेन से ली है। अब द्विसदन का क्या मतलब है कि हमारा जो द्विसदन है इसमें हमें 2 सदनों की मतलब बात करें तो अगर हम अपनी संसद की बात करते हैं तो
तो भारत की जो संसद है इसके अंदर हमारे 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन हमने अपने संविधान में लिया हुआ है वो कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना के संविधान से, अपने संविधान में हमने कुछ भी नहीं लिया हुआ है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी पावर जो है वो अपने संविधान में ली हुई है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो रहेगा वो रहेगा संसदीय शासन प्रणाली। ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहा है टेट का कि संसदीय शासन प्रणाली जो है वो हमने कहां से ली हुई है। तो संसदीय शासन प्रणाली भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम रहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली जो है हमने कहां से बोरो की है? ब्रिटेन के संविधान से। पीछे हमने रशिया की बात की थी, वही यूएसएसआर या रशिया जो है वो अब रूस के नाम से जाना जाता है, तो रशिया के संविधान से, या वहां पे आपको रशिया जरूरी नहीं यूएसएसआर होगा, आपको रूस सीधा भी लिखा जा सकता है रशिया की जगह। तो रूस के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अपने संविधान में ली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम जो है, अब दोनों चीजों में देखो थोड़ा सा फर्क है। पीछे हमने संसदीय शासन प्रणाली की बात की है और अभी हम बात कर रहे हैं संघात्मक शासन प्रणाली की। तो फेडरल सिस्टम जो है ये हमने लिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 कनाडा के संविधान से। जापान की हमने थोड़ी सी पहले बात की थी कि जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रोविजन लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रीएम्बल की भाषा ली हुई है। ब्रिटेन के संविधान से हमने बोला हमने वो लिया हुआ है अपनी द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो हमने अभी संसद की बात की है। विधि कैसे बनाई जाएगी ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। पीएम की पोस्ट जो है ये हमने ब्रिटेन से ली हुई है। सबसे या सर्वाधिक वोटिंग के आधार पर चुनाव का निर्णय करना, ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या क्या वोरो किया है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सिंगल सिटीजनशिप जो है ये हमने कहां से ली हुई है? एकल नागरिकता। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार जो है वो अपने नागरिकों को कितने प्रकार की सिटीजनशिप जो है वो देती है। तो भारत सरकार जो है अपने नागरिकों को, अपने नागरिक कौन होते हैं? जिनके पास भारत की सिटीजनशिप है, तो भारत सरकार अपने नागरिकों को सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप देती है, एकल नागरिकता प्रदान करती है। और ये प्रोविजन जो है हमने लिया हुआ है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ब्रिटेन के संविधान से हमने ले तो लिया है ये प्रोविजन, तो इसका मतलब ब्रिटेन भी अपने नागरिकों को सिंगल सिटीजनशिप देता है। लेकिन यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रियां हैं जो अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करती हैं। दोहरी नागरिकता का मतलब है, या फिर हमारे एकल नागरिकता का ये मतलब है कि हमें, मान लो हम हिमाचल स्टेट में रहते हैं तो हिमाचल सरकार हमें कोई नागरिकता नहीं देती है, सिर्फ हमारे पास सिटीजनशिप है इंडिया की। ठीक है, हमारे पास सिर्फ भारत की नागरिकता है, ना कि हमारे पास हिमाचल की नागरिकता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। एक अमेरिका हो गया, एक हो गया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। मतलब एक राज्य की नागरिकता जिसमें वो व्यक्ति रहता है और एक जो है वो देश की नागरिकता। तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन भी हमने कहां से वो किया है? ब्रिटेन के संविधान से। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया हुआ है। रशिया से हमने देखा कि रशिया से काफी चीजें जो है हमने अपने अपने संविधान में ली हुई हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं यूएसए से रिलेटेड। जैसे अगर हम बात करें डीपीएसपी की, डीपीएसपी
टेट का बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है कि डीपीएसपी जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से लिए हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें डीपीएसपी जो है वो हमने लिए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे आयरलैंड। ये नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से बोरो किए हैं, आयरलैंड के संविधान से। और इसके अलावा आयरलैंड की हम बात करें तो आयरलैंड के संविधान से हमने नॉमिनेटेड मेंबर भी लिए हैं राज्यसभा के, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखनी कि राज्यसभा में 12 सदस्य, अब कितने सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा में 12, और ये कहां से आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, ठीक है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से ये सदस्य जो है वो लिए जाते हैं। तो इस तरह से कई बार आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन, ये सारे किसके सदस्य होते हैं, अपने राज्यसभा के मेंबर रहते, तो इनको नॉमिनेट किया गया होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं, 12 सदस्य, ठीक है। तो ये चीज भी हमने कहां से ली हुई है, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। एक चीज और जिसे हम बात कर सकते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड जो है, मतलब अगर देखा जाए इलेक्शंस ऑफ राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति को किस तरह से चुना जाएगा, राष्ट्रपति का संविधान सभा में किस तरह से चुनाव किया जाएगा, ये चीज भी हमने कहां से बोरो की है, अपने संविधान में, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। 3 चीजें ध्यान रखनी है। आज आती हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है हमने कहां से लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन, ये तीनों चीजें हमने ली हुई हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा ये है क्वेश्चन नंबर 34, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट रहेगी, इम्पीचमेंट किसके ऊपर लगाई जाती है, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जाती है। अंडर आर्टिकल की अगर हम बात करें 61, ठीक है। ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किस तरह से उनके पद से हटाना है, तो ये प्रोविजन हमने कहां से लिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा, यूएसए के संविधान से। अब हम यहां पे बात कर सकते हैं कि यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या अपने संविधान में बोरो किया है। तो हम न्यायिक पुनर्वलोकन की बात कर सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कर सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, न्यायिक पुनर्वलोकन हो गया, ये सारी चीजें यूएसए अपना ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, अपने फंडामेंटल राइट्स हो गया। बहुत बार क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में, कि मौलिक अधिकार जो है हमने कहां से बोरो किए हैं, यूएसए के संविधान से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यूएसए के संविधान से बोरो कर रखी हैं। और बाकी ब्रिटेन वगैरह हमने देख लिया कि यहाँ से हमने क्या क्या बोरो किया है, रशिया से हमने क्या बोरो किया है, कनाडा से हमने क्या क्या चीजें जो है वो अपने संविधान में बोरो की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। ये भी अगर आप देखें तो लगातार आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है 3-4 बार टेट में आ चुका है कि किस देश का संविधान अलिखित है, मतलब उन्होंने अपना संविधान आज तक नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ब्रिटेन जो है इसने अपना संविधान नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए
यूएसए की बात करें तो अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान है। सबसे पहले जो अपना संविधान लिखा है वो यूएसए ने लिखा है, तो यूएसए का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान हम बोल सकते हैं। और साथ ही साथ यूएसए का संविधान जो है वो सबसे पुराना संविधान तो हमने बोल दिया, लेकिन सबसे छोटा संविधान भी किसका है? यूएसए का। सबसे नए संविधान की बात करें तो नया संविधान जो है वो रहेगा नेपाल का, क्योंकि नेपाल का संविधान 2015 में भारत के सहयोग से बनाया गया है। तो सबसे नया संविधान नेपाल का हो जाता है, सबसे छोटा संविधान जो है वो यूएसए का हो जाता है, सबसे पुराना लिखित संविधान भी यूएसए का हो जाता है। और भारत, जैसे हमारा भारत है, इसका संविधान भी लिखित संविधान है। फ्रांस का संविधान लिखित है, तो भारत का संविधान जो है वो लिखने में लगभग 6 महीने का समय रहा है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है वो भारत का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत का संविधान जो है वो लिखा गया है। ठीक है, बनाया तो भीमराव अंबेडकर ने है, लेकिन भारत का संविधान लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और कितना समय संविधान लिखने के लिए लग गया है? लगभग 6 महीने। और अभी वर्तमान समय में बात करें तो भारत का संविधान जो है वो संसद भवन में, पार्लियामेंट में रखा गया है, संसद भवन में रख दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारा संविधान है जो अभी भी सुरक्षित रखा गया है और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। जो हिंदी कॉपी भारत के संविधान की लिखी गई है वो वैद्य कृष्ण या कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और इंग्लिश कॉपी जो लिखी गई है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से 6 महीने लगातार जो थे वो संविधान लिखने के लिए लगे हैं हमारे, और बनने के लिए, हाँ यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि बनने के लिए हमारा संविधान जो बनने के लिए समय लगा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। और लगभग 64 लाख जो था इतना खर्चा आ गया था भारत के संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत का संविधान जो है वो किस तरह का संविधान है। तो भारत का संविधान क्या एक लिखित संविधान है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान हम बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होगा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का संविधान हमने बोला कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं, 64 लाख के करीब जो है वो संविधान बनाने के लिए खर्चा रहा है। और इसके साथ लिखने के लिए 6 महीने का समय लगा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान जो है वो लिखा गया है। अब हम बात कर सकते हैं सबसे बड़ा, और इसके साथ एक क्वेश्चन और क्या कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का संविधान जो है वो किस तरह का संविधान है। तो भारत का संविधान जो है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। मतलब कि जो भारत का संविधान है ये ना तो पूरी तरह कठोर है ना ही पूरी तरह लचीला है। मतलब इतना भी कठोर नहीं है कि इसको सिचुएशन आने पर चेंज ना किया जा सके, और इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि इसको जब चाहे चेंज कर दिया जाए। तो हमारा संविधान अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा इस तरह से है। तो इस तरह से जो हमारा नेपाल, हमने पीछे बढ़ा कि नेपाल का संविधान सबसे नया है, यूएसए का संविधान जो है वो सबसे पुराना लिखित संविधान है। तो इजराइल की हम आगे बात कर सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे देश जिसने अपना संविधान ही नहीं लिख रखा है तो वो है सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, यूके और इजराइल। तो यहां पे जो इजराइल है
इसने भी अपने देश का संविधान नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, यूके, इजराइल ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना संविधान जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो रहेगा, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। देखिए, जैसे हमने पीछे बात की है कि हमारा जो ऐसे कौन से देश हैं, या भारत की हम बात कर रहे थे कि भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत के संविधान की जैसे हम बात करते हैं, या चलो पहले इस बात की, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, तो कनाडा की हमने बात की, न्यूजीलैंड की हमने बात की, इजराइल की हमने बात की, तो इन सभी का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं अपने भारत की कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो संविधान में अगर कभी आ जाता है तो इसमें टोटल, अगर संविधान की हम बात करते हैं कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम बात करें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। अब ये जो पार्ट हैं ये मूल में भी उतने थे, अभी भी उतने हैं, और ये आर्टिकल जो थे ये भी मूल संविधान में उतने थे, अभी भी उतने हैं। और अब जो हमारे शेड्यूल हैं ये मूल संविधान में 8 थे और अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 12 हमारे पास शेड्यूल हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको ये आर्टिकल जो है ये भी बढ़े हुए या 44 के अराउंड जो है वो बोले जाते हैं, लेकिन आपको 395 ही लगाना है, या पार्ट आप देखते हो कि 25 जो पार्ट बना दिए गए हैं, लेकिन अभी तक आपने 22 ही लगाने हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो है नागरिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 जो है नागरिकता। यहां पे आपको रहेगा नागरिकता का वर्णन किस भाग में, किस पार्ट में किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन जो है यहाँ पे पार्ट आपको दे रखे हैं, तो अगर देखें तो पार्ट जो है सेकंड बात कर देता है सिटीजनशिप की, और पार्ट सेकंड में अगर हम बात करें आर्टिकल की, अनुच्छेद की, तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप की। और सिटीजनशिप जो है ये हमने कहाँ से ली हुई है, सिंगल सिटीजनशिप देता है भारत अपने नागरिकों को, ब्रिटेन से ली हुई है। और अगर 7 दिन यहां पे आपने करना है, सात साल, ठीक है, 7 साल लगातार इंडिया से बाहर रहने पर भारत सरकार जो है उस व्यक्ति की, उस नागरिक की सिटीजनशिप जो है वो खत्म कर देती है। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो एक्ट आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो आया था 1955 में आया था, और इसके आधार पर आपको 5 आधार दिए जाते हैं नागरिकता लेने के, और 3 बेस दिए गए हैं, 3 आधार दिए गए हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। और यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है कि लगातार 7 साल आप इंडिया से अगर बाहर रहते हो तो आपकी सिटीजनशिप भारत सरकार खत्म कर देती है। सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट आया था 1955 में, पार्ट 1 में बात की गई है भारत के 28 राज्यों। ठीक है, अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो अभी भारत के 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, तो इनकी बात पार्ट 1 में की गई है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स की या मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, जो हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं, और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं और मूल संविधान में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स है। और अगर पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और अगर आर्टिकल कभी आ जाता है तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इनको मैग्ना कार्टा संविधान का कहा जाता है। पार्ट 4 हमने लिखा हुआ है, तो पार्ट 4 जो है इसमें राज्यसभा में
सीटों के आवंटन बंटवारे का प्रावधान जो है वो यहाँ पे किया गया है। सॉरी पार्ट 4 की हम बात कर रहे हैं, मतलब शेड्यूल, हाँ हमने तो शेड्यूल की बात की। पार्ट 3 जो है वो किसकी बात कर देता है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 जो है वो किसकी बात करता है, पार्ट 4 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, हमने शेड्यूल बोल दिया कि पार्ट, उसमें हमने बोल दिया कि शेड्यूल 4 जो है किसकी बात करता है, वो राज्यसभा के सीटों की बात करता है। लेकिन यहाँ पे हमने पार्ट 4 लिखा हुआ है, तो पार्ट 4 जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की बात कर देता है, जो हमने रशिया के संविधान से लिए हुए हैं। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे पास 11 है, लेकिन मूल संविधान में टोटल जो थी वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। नेक्स्ट हमारे पास है मूल कर्तव्यों का वर्णन किस संविधान में किस भाग में किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्यों का हाँ, इसमें फिर से थोड़ा जो नागरिकता का वर्णन, जैसे हमने बोला ना कि पार्ट सेकंड में किया गया है। पार्ट 8 जो है, भाग 4 जो है ये किसकी बात कर देता है, फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया। पार्ट 4 देखिएगा, पार्ट 4 में हमने बोला डीपीएसपी, सॉरी यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गया। पार्ट 4 जो है आपको किसकी बात करता है, डीपीएसपी की, मतलब आपको मौलिक कर्तव्यों की नहीं, मौलिक अधिकार की बात पार्ट 3 में, डीपीएसपी की बात पार्ट 4 में। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर सकते हैं मौलिक कर्तव्यों की या मूल कर्तव्यों की, जो हमने रशिया के संविधान से ले रखे हैं। मूल संविधान में हमारे पास ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये टोटल 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो टोटल 11 हो गई हैं। और 11वीं अगर कभी आ जाता है तो ये हमने कब जोड़ी थी या कब संविधान में जोड़ी गई थी, 86th अमेंडमेंट 2002, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया है। और 11th नंबर की ड्यूटी बनी है, जिसमें क्या बोला गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य होगा, कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाने चाहिए। तो ये ड्यूटी किसकी रहेगी, पेरेंट्स की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पार्ट जो है या भाग जो है 4A में अंडर आर्टिकल, अगर कभी आर्टिकल आ जाता है तो 51A। ठीक है, पार्ट 4 भी A, 51 भी A। और जैसे हम पार्ट 4 की, जैसे पीछे हमने थोड़ा सा कर दिया था, तो पार्ट 4 बात कर देता है डीपीएसपी की। पार्ट 9 हमने यहाँ पे लिखा है, तो पार्ट 9 बात करता है पंचायतों की। पार्ट 15 जो है ये बात कर देता है इलेक्शंस की। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 15 जो है, पार्ट 15 जो है, भाग 15 जो है ये इलेक्शन, निर्वाचन आयोग की बात कर देता है। और 9 जो है पंचायतों की बात कर देता है। 4 जो है ये डीपीएसपी की बात कर देता है। 4A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर देता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं चलिए अब आर्टिकल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, शक्तियों के विभाजन का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। कि ये जो हमारे पास पावर्स हैं या केंद्र के पास जो शक्तियां हैं, राज्यों के पास जो शक्तियां हैं, इनको बांटा गया है कि केंद्र के पास कौन कौन सी पावर्स रहेंगी, या केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां रहेंगी या राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां रहेंगी। तो इस तरह से इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो ये जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, इनके विभाजन का वर्णन जो है वो किस अनुसूची में किया गया है, किस शेड्यूल में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही रहेगा। 7th शेड्यूल में इसकी बात कर दी गई है। 5th शेड्यूल हमने लिखा है, इसमें SC ST की बात की गई है। ठीक है, इसमें SC ST की बात की गई है। 3rd शेड्यूल में ओथ की बात की गई है कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ ग्रहण करेंगे। 2nd शेड्यूल में वेतन और भत्तों का वर्णन है
कि वेतन और भत्ते जो है वो किस शेड्यूल के तहत दिए जा सकते हैं। तो शेड्यूल सेकंड जो है, थर्ड शेड्यूल ओथ की बात कर देता है, फिफ्थ शेड्यूल SC ST की बात कर देता है, सेवंथ शेड्यूल जो है वो शक्तियों के विभाजन की बात कर देता है। और यही सेवंथ शेड्यूल में अगर हम बात करें, इसमें 3 सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो इस तरह से ये जो हमारे पास 3 सूचियां हैं, इसमें केवल संघ सरकार कानून बनाती है, इसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, और इसमें जो है भारत सरकार और केंद्र अपना राज्य सरकार दोनों, मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन यहां पे जो कानून प्रभावी होता है वो केंद्र सरकार का, ठीक है। कानून तो दोनों बना सकती हैं, लेकिन जो प्रभावी रहता है वो केंद्र सरकार का रहता है। इसमें से बड़ा फेमस एक क्वेश्चन रहता है, हमारी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वन है, वन्य जीवों का संरक्षण है, इन्हें 42nd अमेंडमेंट 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है। बाकी आपको क्या याद रखना कि सेंसस करवाना, जनगणना करवाना, ये भी संघ सूची का विषय रहता है। जनगणना किस तरह से करवानी है। परिवार नियोजन की अगर हम बात करें तो परिवार नियोजन जो है वो कहाँ पे रहता है, हमारा समवर्ती सूची में रहता है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो है ये भी समवर्ती सूची के अंडर आता है। शिक्षा एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची के अंडर आता है। कीमती किस तरह से नियंत्रित करनी है, ये सारा समवर्ती सूची में आता है। संघ सूची में हमारा रेलवे वगैरह, नेशनल हाईवेज वगैरह, टेलीफोन, ये सारा सिस्टम जो है वो किसके अंडर रहता है, कर वगैरह लगाना जो है ये संघ सूची के विषय हैं। पुलिस विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, अपने राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, होटल टैक्स हो गया, भूमि कर हो गया, ये सारे कृषि टैक्स हो गया, ये सारा जो है वो राज्य सरकार का काम रहता है। और इसके अलावा हमने एजुकेशन को सबसे ज्यादा ध्यान रखना, एजुकेशन वाला आ जाता है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो रहेगा, दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है। कि अगर हम दल बदल संबंधी कानूनों की बात करें तो ये कानून जो है वो किस अनुसूची में रखे गए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये जो है वो समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची हमने देख ली कि इसमें वेतन भत्तों की बात की गई है। जो 6th शेड्यूल है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है 4 राज्यों की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के क्षेत्रों की यहाँ पे बात की गई है। याद रखिएगा आ जाता है क्वेश्चन की 6th शेड्यूल में कितने राज्यों का वर्णन है, तो 4 राज्य इसमें बताए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 1st शेड्यूल में हमने बोला था कि हमारे 28 राज्य और 8 अनुसूचियां जो है वो उसमें शामिल की गई हैं। और 10th शेड्यूल में हमारी दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और कभी आ जाता है कि 10th शेड्यूल, 8 शेड्यूल थे मूल संविधान में और उसके बाद जितने भी जोड़े गए हैं वो संविधान में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके जोड़े गए हैं। तो 52nd अमेंडमेंट 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान में जोड़ी गई है। तो इस तरह से आपने ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं 42nd क्वेश्चन जो है, संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है या 8th शेड्यूल जो है उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे 14 भी हमने साथ में लिखा हुआ है। तो जब भी आपको मूल संविधान की बात करेंगे कि मूल संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की थी, तो वहां पे 14 शामिल की गई थी। और सबसे पहली जो इसमें भाषा शामिल की गई है वो थी असमिया, फिर उसके बाद बांग्ला, गुजराती और उसके बाद हमारी
हिंदी, ठीक है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो थी इसको भारत की राजभाषा बना दिया गया था। ये चीज ध्यान रखनी है कि भारत हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है, जो 14 सितंबर 1949 को बना दी गई थी। इसीलिए 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और 10 जनवरी का दिन जो है वो पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। तो यहां से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 21वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1967 में कितनी भाषाएं संविधान में जोड़ी गई हैं? तो एक ही भाषा जोड़ी गई थी और ये जो भाषा जुड़ी थी ये 15वीं भाषा थी और भाषा का नाम था सिंधी। 21वां अमेंडमेंट हुआ है 67 में, जिसके द्वारा सिंधी जो थी वो भारत की 15वीं भाषा जो है वो बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पे संविधान में संशोधन हुआ है भाषा के लिए ही 71st अमेंडमेंट, 71वें संवैधानिक संशोधन अब ये होता है 1992 में, जिसके द्वारा 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाएं भारत में जोड़ी गई थी, संविधान में जोड़ी गई थी। उसके बाद यहाँ पे फिर से अमेंडमेंट होती है जिसका नाम है 92nd अमेंडमेंट, ये होती है 2003 में, जिसके द्वारा 4 भाषाएं मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, ये 4 भाषाएं जो हैं संविधान में जोड़ी गई हैं। तो इस तरह से टोटल अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ पूछा गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 हैं। लेकिन मूल संविधान की बात करें तो 14 भाषाएं थी। कब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई है ये ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी वो ध्यान रखना, और 15वीं भाषा जो है वो कब जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन जो है वो किस वर्ष किया गया था या कब हुआ था? तो संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई है? तो हमने बोला कि संविधान में जो टोटल शेड्यूल थे वो टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद जितनी भी जोड़ी गई हैं वो अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 1951, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ दी गई है। तो इस तरह से संविधान में ही फर्स्ट अमेंडमेंट हुई है हमारी 1951 में। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44, संविधान में अगर देखा जाए 73rd अमेंडमेंट की यहाँ पे बात की है कि 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो कब किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूजन भी है। अब यहाँ पे लागू नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि संशोधन हुआ कब था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1992 में। ये 73rd अमेंडमेंट हुई है या 74 अमेंडमेंट की भी बात करें, दोनों की बात हम कर सकते हैं। तो ये दोनों अमेंडमेंट दोनों ही 1992 में हुई है, ठीक है, दोनों ही 1992 में हुई है। लेकिन जो 73rd वाली है ये लागू हुई थी 24 अप्रैल 1943 को, और जो हमारी 74th अमेंडमेंट है ये लागू हुई है 1 जून 1993। लागू दोनों कब हुई है? 3 में। दोनों अमेंडमेंट 92 में हुई हैं, लेकिन लागू हुई है 93 में, वो 24 अप्रैल 1993 को, ये 1 जून 1993 को। तो इस तरह से 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो हुआ है 1992। और अगर देखा जाए कि इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया है, तो इसके द्वारा 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है। और 11th शेड्यूल में अगर हम बात करें तो पंचायतों का वर्णन है, पंचायती राज की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है, पंचायती राज जो है ये आ जाता है। और पंचायती राज के साथ साथ
उनको जो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रदान किए गए हैं वो 29 सब्जेक्ट यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 2, हाँ चलो ये हम बाद में भी बात कर सकते हैं कि ये जो पंचायती राज है ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा कि इसका वर्णन जो है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है, पंचायती राज का, या पंचायतों को 11वें शेड्यूल में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। सिर्फ ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपका पंचायतों वाला एक हम टॉपिक अलग से भी करवाते हैं जिसमें ये आपको होता है कि पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ की गई थी, कब की गई थी, वो सारा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंजवान संवैधानिक संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो शायद हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमारा जो बूंजवान संवैधानिक संशोधन है उसको संविधान या उसको कब किया गया था, संवैधानिक संशोधन हुआ कब है, 52nd वाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था 52nd वाला, और इसके द्वारा संविधान में 10th शेड्यूल जोड़ा गया है जिसमें हमने पीछे ही दल बदल संबंधी जो है प्रावधान पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो वर्तमान में कितने शेड्यूल हैं। तो शायद हमने बोला था कि हमारे मूल संविधान में 8 शेड्यूल हैं और वर्तमान की अगर बात आपको आ जाती है तो 12 शेड्यूल है, लेकिन 8 के बाद जितने भी शेड्यूल जोड़े गए हैं वो सारे अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। मतलब 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट संविधान में की गई जिसके द्वारा 9th शेड्यूल जो था वो संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसमें क्या बोला गया है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं। अभी जैसे हमने अमेंडमेंट की बात की थी कि 73rd अमेंडमेंट कब होता है, 1992 में, लेकिन लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में। तो इसके द्वारा कितने सब्जेक्ट संविधान में शामिल किए गए हैं, तो अभी हमने पीछे बात की थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 92nd अमेंडमेंट, ठीक है, 92nd, ये भी हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो 92 वाला संवैधानिक संशोधन था ये कब किया गया था। तो हमने बोला कि ये अमेंडमेंट की गई थी 2003 में, जिसके द्वारा संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, टोटल 4 भाषाएं। ध्यान रखना है क्योंकि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, कई बार आपको क्या आ सकता है कि जो 4 भाषाएं थी उसमें से 3 वो ले लेते हैं, एक कई पहले वाली ले लेते हैं कि इस अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी भाषा संविधान में नहीं जोड़ी गई। तो वो आपको प्रॉपर याद करना है वहां से कि कितनी भाषाएं थी और कौन कौन सी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये देखिए किसकी बात कर देता है, ये भी टेट में पूछे जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन रहा है टेट का कि 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। अब हमने 22 भाषाएं जैसे बात की कि 22 भाषा यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो हमने बोला कि यहाँ पे जो भारत की भाषाएं थी वो मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान समय में टोटल 22 भाषाएं हैं। और अभी जो 22 भाषाएं हैं हमारे पास, इसमें से किसको उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जितने भी हमारी 22 राजभाषाएं हैं उसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। इंग्लिश एकमात्र ऐसी भाषा है जो उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी 4थे नंबर पर शामिल की गई थी, उसके बाद हमने सी में सिंधी लिखा हुआ है, तो सिंधी जो है वो भारत की 15वीं भाषा बनी थी। क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारे पास वो रहेगा, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। जो हमारी कंक्रीट लिस्ट है
इसमें कितने सब्जेक्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहां से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो यही बात कर देता है कि कितने सब्जेक्ट जो है वो संवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संवर्ती सूची जो है वो किसके द्वारा इस पर कानून बनाए जाते हैं। तो इस लिस्ट पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रभावी कौन रहता है? केंद्र सरकार। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा कि इसमें वर्तमान समय में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पूछा गया है, तो वर्तमान समय में इसमें 52 सब्जेक्ट जो है वो शामिल किए गए। तो हम तीनों की बात कर सकते हैं, संघ सूची जैसे 7वीं अनुसूची में इन सभी की बात कर दी गई है। एक संघ सूची आ जाता है, दूसरा हमारे पास राज्य सूची आ जाता है, तीसरा समवर्ती सूची आ जाता है। ठीक है, तो जो पहली सूची थी संघ सूची, इस पर राज्य सरकार नहीं कानून बना सकती, सिर्फ संघ सरकार बना सकती है। तो इसमें मूल संविधान में जो सब्जेक्ट थे वो 97 थे और प्रेजेंट टाइम में जो सब्जेक्ट हैं वो 100 हैं। और जो राज्य सूची है इसमें मूल संविधान में 66 सब्जेक्ट थे, अभी जो है वो 61 हो गए हैं। तो सिर्फ राज्य सूची ऐसी सूची है जिसके सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची जो है इसमें मूल संविधान में 47 और वर्तमान समय में टोटल 52 सब्जेक्ट जो है वो कर दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पे पॉलिटी के कुछ 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सही लगे होंगे, और अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपका जो टेट है वो आसानी से क्लियर हो सकता है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो आपको स्कोरिंग क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। धन्यवाद।